अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम बीए इंग्लिश की स्टोरी को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है रैपेचिनीज डॉटर। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी एज के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम कहानी के कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे और कहानी की समरी को एनालाइज करेंगे और देन हम कहानी को क्रिटिकल वे में एनालाइज करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके राइटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेथानियल हॉथॉर्न अमेरिकन नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे जो कि 4 जुलाई 1804 में पैदा हुए और इनके फेमस वर्क में शामिल है द स्कारलेट लेटर, द हाउस ऑफ सेवन गैबल्स, ट्वाइस टोल्ड टेल्स, मोसेस फ्रॉम एन ओल्ड मैन्स, द स्नो इमेज, अ वंडर बुक, टैंगलवुड टेल्स। ये इनके कुछ फेमस वर्क थे और इनके वर्क के अंदर हम देखें तो मेन जो थीम होता था वो क्लैश होता था नेचर के बारे में, सुपर नेचुरलिज्म के बारे में, डेथ, सोशल इनजस्टिस, इमोशनल रिस्ट्रेंट, इस तरह के थीम हम इनके स्टोरीज के अंदर देखते हैं। और ये वेल एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक रखते थे। बहुत से लोग इनकी फैमिली के अंदर लॉयर थे, जज थे, कुछ बिजनेसमैन भी थे और इनके खुद के फादर बोट्स कीपर थे और इनकी डेथ 1864 में हुई। तो ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन नेथानियल हॉथॉर्न के बारे में। तो चलिए अब हम स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो अब हम इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर इज़ डॉक्टर रैपेचिनी जो कि एक फेमस साइंटिस्ट है और दरमियानी उम्र का ये आदमी है। इसने अपने घर में एक बाग बना रखा है और अपने बाग के अंदर उसने जहरीले पौधे उगाए हुए हैं और इस तरह से वो जहरीले इंसानों की एक नस्ल तैयार करना चाहता है। जो सेकंड कैरेक्टर है वो है गेवानी गस्कोंटी। गेवानी गस्कोंटी भी कहानी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और ये पैडवा की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया है और जो कि बिट्रस से मोहब्बत भी करता है। और बिट्रस कौन है? वो डॉक्टर रैपेचिनी की अकलौती बेटी है और अवल देखा जाए तो गेवानी जो सा एक जज्बाती किस्म का इंसान है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है बिट्रस का। बिट्रस जो कि डॉक्टर रैपेचिनी की अकलौती बेटी है, वो एक खूबसूरत लड़की है और उसके बाप ने इसकी परवरिश जहर से की है जिसकी वजह से वो तकरीबन जहरीली हो चुकी है। तो जिस भी चीज की तरफ वो देखती है तो या तो वो मुरझा जाती है या फिर वो शय जहरीली बन जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पीट्रो बेगवेलनी। ये एक दरमियानी उम्र का शख्स है जो कि गेवानी के बाप का दोस्त है और इसी वजह से वो गेवानी की खैर ख्वाही चाहता है और यही वजह है कि वो उसे रोकने की भी कोशिश करता है कि वो बिट्रस से ना मिले क्योंकि किसी हद तक उसे यकीन है कि डॉक्टर रैपेचिनी इंसानों का दुश्मन है। और अब हम कहानी के मेन कैरेक्टर्स जानने के बाद कहानी की समरी की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो डॉक्टर रैपेचिनी जो स्टोरी है वो नेथानियल हॉथॉर्न की कलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है। नेथानियल ने जितना भी काम लिटरेचर के लिए किया है उसमें सबसे जो फेमस वर्क है उसका वो डॉक्टर रैपेचिनी है और इसका टाइम पीरियड मिडल 19th सेंचुरी है और इसकी जो सेटिंग थी वो इटली के शहर पैडवा में रखी गई। और मिडल 19th सेंचुरी एक ऐसा दौर माना जाता था, ऐसा टाइम था, उस वक्त साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर रही थी। इससे पहले क्या होता था कि रिलीजन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इंसान की जिंदगी के तमाम मराहिल में सिर्फ रिलीजन को ही इम्पोर्टेंट दी जाती थी। लेकिन मिडिल 19th सेंचुरी के बाद साइंस में बहुत ज्यादा तरक्की होती गई, नई नई इजादात होती गई, लोग साइंस की तरफ, इल्म की तरफ रागिब हो गए। मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा काम हुआ और यही वजह थी कि साइंस और रिलीजन को दो कैटेगरीज माना गया और दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया गया और इस तरह से जो लोग थे वो भी डिवाइड हो गए। कुछ लोग ऐसे थे कि जो बहुत ज्यादा रिलीजियस थे और रिलीजन पे बिलीव करते थे, उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारा करते थे और जबकि कुछ लोग इस तरह से थे जो कि साइंस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे और साइंस को, इल्म को, मेडिसिन के नॉलेज को प्रमोट करना चाहते थे। और इसी दौर में जहाँ पे तालीम को, मेडिकल को, साइंस को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, उसी एज में एक आदमी जिसका नाम गेवानी था, ये पैडवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आता है और वहाँ पे तालीम का सिलसिला जारी रखता है। बाय चांस ही रेंटेड अ रूम ऑन द upper story of building adjacent to Dr. Répécini's garden. The window of his room opened in the garden of Dr. Répécini. अब ये आदमी उसी ओल्ड लेडी का जिसका कैरेक्टर हमने पढ़ा था लीजा बीटा थी, उस लीजा बीटा के मकान में एक कमरा किराए पे लेता है और वहाँ पे रहने लगता है। अब होता क्या है कि उस कमरे की विंडो के सामने ही डॉक्टर रैपेचिनी का गार्डन नजर आता है। And one day Galvani saw a beautiful girl through the window of his room. He fell in love with her at
वेरी फर्स्ट साइट एंड शी वाज Beatrice। अब गिलवानी को अपने कमरे की खिड़की से, जो कि डॉक्टर रेपेसिनी के बाग की तरफ खुलती थी, उस गार्डन के अंदर एक खूबसूरत लड़की नजर आती है और पहली ही नजर में उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम Beatrice था। She was the daughter of Dr. Rappaccini। Giovanni managed to have access to house as well as a garden through Elisabetta, his housekeeper। अब गिवानी डॉक्टर रेपेचिनी के न सिर्फ गार्डन में पहुंच जाता है बल्कि वो Beatrice तक भी रसाई हासिल कर लेता है। और इस सारे मामले में कौन इसकी हेल्प करती है? Elisabetta, जो कि जिसके घर में वो रह रहा है, वही लेडी उसकी हेल्प करती है, जिसके जरिए से वो डॉक्टर रेपेचिनी के बाग में जाता है और वहाँ पे वो Beatrice से मिल पाता है। He observed poison's touch and breath of Beatrice। One day, Giovanni threw flowers towards Beatrice। He observed that flowers withdraw away when she brought them close to her। अब जब गिलवानी Beatrice के पास आता है तो वो इसकी सांसों के अंदर और इसके टच करने के अंदाज से समझ जाता है कि वो पॉइजनस हो चुकी है, जहरीली है वो। और एक दिन जब गिलवानी उसकी तरफ एक फूल फेंकता है तो वो देखता है कि जब Beatrice उन फूलों को अपनी तरफ करती है तो वो मुरझा जाते हैं। He also observed from his window that an insect died at once when a drop of juice from some poisonous flowers fell on its head। और गिलवानी अपने कमरे के विंडो से एक दफा ये भी ऑब्जर्व करता है कि एक दफा जब एक कीड़ा इन फूलों का रस चूसता है तो वो वहीं पे मर जाता है, जिससे गिलवानी को ये अंदाजा हो जाता है कि इस बाग के अंदर जितने भी पौधे हैं वो सभी जहरीले हैं और यहाँ तक कि Beatrice खुद भी जहरीली हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोफेसर बेगलोनी कौन था और इसने गिवानी को क्या एडवाइस की। प्रोफेसर बेगलोनी, अ फ्रेंड ऑफ गिवानीज फादर, एडवाइस गिवानी टू बी अवेयर ऑफ रेपेसिनी एंड हिज डॉटर। प्रोफेसर बेगवानी ये गिवानी के फादर का दोस्त होता है और इसी वजह से वो इस लड़के को खबर करता है डॉक्टर रेपेसिनी के बारे में और उसकी बेटी Beatrice के बारे में। अकॉर्डिंग टू हिम, रेपेसिनी was busy in involving some dangerous and deadly experiments in Giovanni। Giovanni, however, neglected his piece of advice and kept on loving Beatrice। अब वो इस लड़के को एडवाइस करता है कि वो ना तो Beatrice से मिले और ना ही उससे प्यार करे, क्योंकि वो किसी हद तक जानता है कि डॉक्टर रेपेचिनी को एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ना सिर्फ अपनी बेटी पे बल्कि वो गिवानी को भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना रहा है और इसीलिए वो इसे ये एडवाइस भी करता है। लेकिन गिवानी किसी भी सूरत में प्रोफेसर बेगलोनी की बात नहीं मानता और वो Beatrice से बहुत प्यार करता है। और अब हम देखते हैं कि गिवानी जब Beatrice की कंपनी में रहता है, उससे प्यार करता है, इसके साथ रिलेशन में रहता है, तो उसके ऊपर इस चीज का क्या असर होता है। Beatrice found comfort in Giovanni's company, but their happiness was short-lived। अब Beatrice को भी गिवानी की कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन उसकी ये खुशी बहुत छोटे टाइम के लिए थी। One day Giovanni noticed that his own touch and breath also became poisons like Beatrice। अब एक दिन गिवानी ये नोटिस करता है कि जब वो किसी चीज को हाथ लगाता है या वो सांस लेता है तो उसमें भी जहर है, बिल्कुल ऐसे ही जैसा Beatrice के साथ था। गिवानी blamed Beatrice for making him a target of her father plans and experiment। अब गिवानी Beatrice पे ये इल्जाम लगाता है कि अपने फादर के साथ मिलके उसने उसे भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना दिया है। By proof her innocence to गिवानी, लेकिन अपनी मासूमियत को वो गिवानी के सामने शो करती है और बहुत ही खूबसूरत। और अब हम इस स्टोरी के ट्रेजिक एंड की तरफ बढ़ते हैं कि इस स्टोरी का एंड क्या था। प्रोफेसर बेगलोनी gave medicine specially prepared to deliver Giovanni and his beloved to ward off the all poisons affect and restore them to normal life in future। अब प्रोफेसर बेगलोनी एक मेडिसिन तैयार करता है जो कि वो गिवानी को और Beatrice को देता है ताकि वो इस जहरीले असरात से निकल सकें और फ्यूचर में एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें। Beatrice willingly offered to take it first to show her innocence and taking part in any filthy plan। अब होता ये है कि Beatrice अपनी रजामंदी के साथ वो मेडिसिन खुद लेने का इरादा करती है ताकि वो ये साबित कर सके कि वो बेगुनाह है और किसी भी गलत एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। और इस मेडिसिन के लेते ही Beatrice की सांस बंद होने लगती है क्योंकि वो पॉइजन उसकी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका था और इस एंटीडोज के लेने की वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। और अब Beatrice के मरने पे उसका लवर गिवानी और उसका फादर रेपेसिनी दोनों ही अफसुर्दा होते हैं और इसके साथ ही ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है।
तो अब हम कहानी की समरी अंडरस्टैंड करने के बाद इसके क्रिटिकल एस्पेक्ट्स पे नज़र डालते हैं। कहानी को क्रिटिकल तरीके से समझना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम कहानी को क्रिटिकल तरीके से एनालाइज करेंगे तो हम इस काबिल होंगे कि हम जो भी क्वेश्चन इस कहानी से रिलेटेड आएगा हम उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो जब हम कहानी के क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे तभी हम इस काबिल होंगे कि हम उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। सो अब हम इस कहानी का टाइटल देखते हैं कि टाइटल की क्या सिग्निफिकेंस है। The title Rappaccini's daughter gives the impression about the personality of Beatrice, who was daughter of Dr. Rappaccini। तो कहानी के नाम से ही हमें शो होता है कि Rappaccini's daughter यानी Beatrice का करेक्टर, जो कि कहानी का मेन करेक्टर था, जो कि अपने फादर के जुनून का हिस्सा बनी। वो जुनून जो कि वो अब साइंटिफिक नॉलेज के लिए रखता था और इसके फादर चाहते थे कि वो अपनी बेटी के जरिए से एक ऐसी इंसानी नस्ल पैदा करें जो कि पॉइजनस हो। लेकिन Beatrice ने अपने फादर को इस मिशन में नाकाम किया। किस तरह से किया? अपनी डेथ के जरिए से, यानी उसने खुद को ख़त्म कर दिया और इस तरह से उसने अपने फादर की जो इवल डिज़ायर थी उसे भी उसने नाकाम कर दिया। तो देखने सुनने में तो ये हमें एक शॉर्ट सी स्टोरी नज़र आती है, लेकिन ये अपने अंदर एक डीप मैसेज रखती है उन तमाम साइंटिस्ट के लिए, ताकि जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज है कि साइंटिफिक नॉलेज को इंसान के फलाह बहबूद के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि इंसानियत को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये स्टोरी एक फैंटेसी और साइंटिफिक फिक्शन है। फैंटेसी से मुराद ये फर्जी कहानी है। तो वो पॉइंट्स हम देखते हैं। Rappaccini's daughter is a fantasy and scientific fiction. Firstly, Dr. Rappaccini was a scientist who had grown a garden. The plants in his garden were so poisonous that mere a single drop of water from them was enough to kill a person or any insect. तो फर्स्ट पे बात करें तो डॉक्टर Rappaccini ने गार्डन जो उगाया हुआ था वहाँ पे जो प्लांट्स थे वो सारे जहरीले थे और वो पौधे इस कदर जहरीले थे कि अगर उनका एक ड्रॉप भी किसी इंसेक्ट पे पड़ता या किसी इंसान की बॉडी में चला जाता तो वो उसे ख़त्म कर सकते थे। तो अब अगर हम स्टोरी के थीम की बात करें या उसके मोरल मैसेज की जो हमें स्टोरी से हासिल होता है, हम देख सकते हैं कि साइंस हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों में हम साइंस का यूज़ करते हैं और तमाम ऐसी चीज़ें जो साइंटिफिक तरीके से बनाई गई हैं हमारे फ़ायदे के लिए हैं। लेकिन अगर हम उसे बुरे तरीके से यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए ख़तरे का बायस भी हो सकता है, इंसान को ये तबाह बर्बाद भी कर सकती है। एंड इन दिस स्टोरी द ऑथर कंडेम्स द रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ साइंस नॉलेज। साइंस इज़ नॉट ओनली ब्लेसिंग फॉर ह्यूमैनिटी बट इट्स रॉन्ग एप्लीकेशन कैन डिस्ट्रॉय द ह्यूमैनिटी। साइंस का इस्तेमाल, साइंस सिर्फ इंसान के लिए एक नेमत से कम नहीं है, लेकिन इसका रॉन्ग अगर इस्तेमाल किया जाए वो इंसान के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है, इंसानियत को वो तबाह कर सकता है। थ्रू द basic idea of this story, the author describes the scientific knowledge should be used for the happiness and prosperity of mankind। और इस स्टोरी को देख के हम कह सकते हैं कि ऑथर चाहता है कि साइंटिफिक नॉलेज को इंसान की फलाह बहबूद के लिए, इंसान की खुशहाली के लिए इस्तेमाल किया जाए। A knowledgeable man should use this knowledge for the benefit of humanity। एक पढ़ा लिखा शख्स और एक ऐसा आदमी जिसके पास नॉलेज होता है उसे चाहिए कि वो इस नॉलेज को इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे। डॉक्टर Rappaccini wants to destroy the human beings through the poisonous plant and wants to grow another poison generation, but the death of his daughter proved him wrong application। डॉक्टर Rappaccini इंसानियत को तबाह व बर्बाद करना चाहता था और वो एक इंसानियत की जहरीली नस्ल पैदा करना चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी बेटी के ऊपर रॉन्ग एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उसकी बेटी जो उसकी डिज़ायर के खिलाफ जाती है और उसे अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देती। एंड इन द एंड ऑफ द स्टोरी his daughter Beatrice says to her father, अपने फादर से ये कहते हुए वो मरती है, I would rather have been loved not feared। कि वो ये चाहती थी कि उससे प्यार किया जाए ना कि उससे डरा जाए। और ये स्टोरी हमें ये सबक देती है कि हमें इंसानियत से मोहब्बत करनी चाहिए। तो अब हम आयरनी की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आयरनी होता क्या है और इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि आयरनी शो करते हैं। तो आयरनी बेसिकली एक लिटरेरी डिवाइस है और लिटरेरी डिवाइस से मुराद ये है कि राइटर अपनी राइटिंग के दौरान जो स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो डायलॉग्स यूज़ करते हैं, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर यूज़ करता है, ये सारा लिटरेरी डिवाइस के अंदर आता है। मतलब कि जो भी टेक्निक वो अपनी राइटिंग को, अपने टेक्स्ट को लिखने के लिए यूज़
करेंगे उसे हम लिटरेरी डिवाइस कहते हैं। और आयरनी ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें जो हम काम करते हैं उसका जो हमने रिजल्ट एक्सपेक्टेड किया होता है बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है। यानी यूं कहा जा सकता है कि जिसकी उम्मीद की जा रही होती है या हमें नजर आ रहा होता है कि ये इसका रिजल्ट होगा, लेकिन जो रिजल्ट होता है बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है। और इस स्टोरी के अंदर भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो कि आयरनिकल इंसिडेंट हैं। तो फर्स्ट इंसिडेंट जिसपे हम आयरनी देख सकते हैं वो ये है कि रापेचिनी brought up his daughter, trained her and gave her charge of his garden with the hope that he would promote his science। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि रापेचिनी ने अपनी डॉटर की परवरिश की, उसे ट्रेन किया और यहाँ तक कि जो उसने गार्डन बनाया था उसका इंचार्ज भी उसने अपनी बेटी को ही बनाया ताकि वो अपनी साइंस को आगे प्रमोट कर सके और एक नई किस्म की जहरीली इंसानियत की नस्ल को पैदा कर सके। But when she became poisoned herself, she started hating her father inwardly and in the end died leaving him alone। अब ये सारी चीजें होने के बावजूद वो अपने फादर से नफरत करना शुरू हो जाती है और एट द एंड हम देखते हैं कि वो जब मर जाती है तो एंड में उसका फादर अकेला रह जाता है, यानी डॉक्टर रापेचिनी अकेले रह जाते हैं। और एक और जगह पे आयरनी हम तब देखते हैं जब गिवानी बेट्रिस से प्यार करता है और आगे फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हैं कि वो हमेशा इकट्ठे रहेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन एट द एंड हम देखते हैं कि जब बेट्रिस मर जाती है तो गिवानी भी अकेला हो जाता है। नेक्स्ट हम आयरनी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट इवेंट देखते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर बेगलोनी ने वो एंटीडोस बनाई है ताकि वो बेट्रिस को देख सकें, गिलवानी को दे सकें और ताकि उनके पॉइजन का इलाज किया जा सके। लेकिन होता क्या है कि एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि वो मेडिसिन लेंगे उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे और प्रोफेसर बेगलोनी ने भी काफ़ी हद तक ये एक्सपेक्ट किया था, लेकिन होता क्या है कि रिजल्ट बिल्कुल उनके ऑपोजिट जाता है कि जब बेट्रिस उस मेडिसिन को लेती है, उस मेडिसिन को खाती है तो इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट थे जिसमें हमें मेजर आयरनी को दिखाया गया है। तो नेक्स्ट हम देखें तो हम लव और फीलिंग्स के जो जज्बात हैं वो इस स्टोरी के अंदर देखते हैं जो कि हर इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है। जिस तरह से भूख हो गया, प्यास होगी, जिस तरह से इंसान की एक फितरत है कि वो माहौल के अंदर रहता है, एक सोसाइटी के अंदर रहता है, एक सोशल एनिमल है, तो इसी तरह इसके अंदर पैदाइशी तौर पर कुछ डिज़ायर्स, प्यार, फीलिंग्स वगैरह की कुछ डिज़ायर्स होती हैं जो कि पैदाइशी तौर पर ये जज्बात उसके अंदर मौजूद होते हैं। और इसमें हम देखते हैं डॉक्टर रापेचिनी हैड केप्ट हिज डॉटर in isolation, cut her off from the society, but at her first meeting with the Giovanni she fell in love. Even her love increased to such an extent that she sacrificed her life at altar of love। इसमें फर्स्ट हम डॉक्टर रापेचिनी का लव देखते हैं जो वो अपनी बेटी के लिए रखता है, यहाँ तक कि उसने बेट्रिस को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था, अकेला छोड़ दिया था, कोई भी ना तो उसके साथ बात करने वाला था, सिर्फ वो गार्डन के अंदर ही अकेली थी। और लेकिन एट द एंड जब गिवानी उसके पास आता है तो उसकी कंपनी को बेट्रिस पसंद करने लगती है और उनके दरमियान में मोहब्बत और प्यार के जज्बात उभरते हैं जो कि हमेशा से एज अ ह्यूमन बीइंग बेट्रिस के दिल में भी होंगे। इवन के ये प्यार मोहब्बत के जज्बात इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इवन के उसे प्रूफ करने के लिए वो एंटीडोस खा लेती है जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। सेकेंडली हम देखते हैं द पीपल लाइक डॉक्टर रापेचिनी आर फुल ऑफ लस्ट और ग्रेटनेस एंड बीइंग सेल्फ सेंटर्ड, डू नॉट सी बियॉन्ड देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, दे सिंगल out their objective and isolate themselves for the entire society। दूसरी तरफ हम डॉक्टर रापेचिनी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लालची इंसान है, खुदगर्ज इंसान है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है और अपने मुफाद को हासिल करने के लिए, अपने ज़ाती जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उन्हें हासिल करने के लिए वो आइसोलेशन में रहना पसंद करता है। इवन कि अपनी बेटी को भी वो आइसोलेट कर देता है। और थर्ड पे हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हर वक्त इंसानियत की खिदमत के लिए तैयार होते हैं। जिस तरह से हमने इस कैरेक्टर प्रोफेसर बेगलोनी को देखा था, वो हमेशा लोगों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना के रहते हैं, अपने सोसाइटी में पॉजिटिव किरदार अदा करते हैं। और यहाँ पे स्टोरी में भी हमने देखा कि बेगलोनी हर मुमकिन कोशिश करता है कि बेट्रिस और गिलवानी दोनों जिंदा रह सकें और एक सोसाइटी के पॉजिटिव मेंबर बन सकें, और इसके लिए वो उन्हें एंटीडोस भी बना के देता है। लेकिन होता उसके ऑपोजिट है, लेकिन बेगलोनी की अटेंशन होती है वो साफ होती है। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।